गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम करवाएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर। रेस्पिरेशन इन प्लांट भी बोलते हैं इसको। आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। इसमें CO2, H2O और 36 या 38 ATP मिलती हैं। वो हम एक एक चीज करके बताएंगे स्टेप में कैसे बनती हैं वो। उससे पहले मैंने कल बताया था कंपनसेशन पॉइंट, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के इक्वल हो जाए ना, ऐसे पॉइंट का नाम होता है कंपनसेशन पॉइंट। इस पॉइंट में जब ये एक लाइट की ऐसी इंटेंसिटी जिस पे ये कंपनसेशन पॉइंट होता है, ठीक है ना, वो आपको याद करनी है। यानी 2.5 से 100 फीट कैंडल्स फॉर सीड प्लांट, जो स्काई फाइट्स होते हैं, छाया में उगने वाले पौधे, और 100 से 400 फीट कैंडल्स होती हैं सन प्लांट्स के अंदर। इसमें प्लांट ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं करता क्योंकि गैस इसके अंदर एक्सक्रिएशन नहीं हो पाता, वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है सेल के अंदर। एक RQ बताया था मैंने, कितनी CO2 निकली है डिवाइडेड बाई कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की है। 1 वैल्यू है तो कार्बोहाइड्रेट, 0.7 है तो फैट, 0.9 है तो प्रोटीन, मोर देन 1 है तो ऑर्गेनिक एसिड। सैकुलेंट्स के अंदर ये 0 होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये इन्फिनिटी होती है, ठीक है। दूसरा, प्लांट के अंदर ग्लूकोज से बनता है अल्कोहल और CO2 गैस बनती है। कई बार पूछा गया है नीट में ये कि भी कौन सी गैस बाहर निकलती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट में, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और एनिमल के अंदर बनता है लैक्टिक एसिड, और मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना क्या बोलते हैं, मसल्स फटीग, ठीक है। अब आता है सबसे पहले कॉमन पाथवे होता है ग्लूकोज, जो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट से हमें आखिर में ग्लूकोज मिलता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। तो ये EMP, एमडन, मेयरहोफ और पार्नस पाथवे 1930 के अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बताया था। ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ये कॉमन होता है एरोबिक के लिए और एनेरोबिक के लिए। किसके लिए, एरोबिक के लिए और एनारोबिक, यहां तक तो सबका ही होगा। और इसके अंदर याद करने का तरीका यही है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर 6 कार्बन का कंपाउंड 2 भागों में टूट जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लाइसिल डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुविक एसिड या पायरुवेट बोल दो उसको। यानी एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, और ग्लूकोज में तो होते हैं 6 कार्बन और पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन। इस पूरे प्रोसेस में आप देख लीजिए, यहां पे एक ATP खर्च होती है, यहां पे भी एक ATP खर्च होती है, यहां पे एक ATP बनती है, पर ये मॉलिक्यूल क्या है, दो हैं, तो 2 ATP बनेंगे। यहां पे भी एक ATP, 2 मॉलिक्यूल हैं तो कितनी ATP बन गई, तो डायरेक्ट 4 बनती हैं, 2 खर्च होती हैं, तो नेट गेन, डायरेक्ट गेन कितना हो गया, 2 ATP। ध्यान से देखो इसको, एक भी टॉपिक यहां मिक्स हो रहा है फिर प्रॉब्लम आएगी। इस स्टेप के अंदर ग्लाइसिल डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसेट बनता है, तो एक NADH बनता है। तो मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो कितने NADH बनेंगे, 2 NADH। और 2 NADH का मतलब 1 से 3 बनते हैं, 2 से कितने बनेंगे, 6 ATP। ये 6 ATP और बन गई। ये NADH से ATP बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, किसमें जाके, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगी तब ATP बनेंगे। RBC के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए RBC के अंदर एक ग्लूकोज से 2 ही ATP बनती है। एनारोबिक में भी 1 से 2 ही बनती हैं, बैक्टीरिया में भी 1 से 2 ही बनेंगी। क्यों, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए 2 तो बन गई डायरेक्ट और 6 बन गई इनडायरेक्ट। टोटल कितनी बन गई, 8। अब क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में काम करता है। उसी तरह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है,
इसको भी मैग्नीशियम चाहिए, इसको फोस्फो एक्सोज आइसोमेरेज बोलते हैं। एंजाइम के नाम याद करने हैं आप। अब प्लीज ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये समझ में नहीं आया ना, फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब दो पायरुविक एसिड थे, एक पायरुविक एक एनएडी के कोएंजाइम के साथ मिलके एक एसिटाइल कोएंजाइम बना देगा, ये NaDH बन जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आएगी। अब ये क्योंकि दो पायरुविक एसिड हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से कर दिया। तो यहां पे एक NaDH बनता है, तो 2 बार है तो कितने NaDH बनेंगे भाई? 2 का मतलब कितने हो गए? 6 ATP। क्योंकि ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि पायरुविक एसिड किस में आ गया था? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्सीडेटिव। और इसमें 3 कार्बन थे पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, इसलिए इस स्टेप का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन का बाहर निकलना क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब 3 कार्बन थे, एक CO2 बाहर निकल गई, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बन गए? 2। और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल का। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को जोड़ने वाली इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डायरेक्ट नीट में पूछा गया है। एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन देखो अलग हो रखा है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कौन सी मेटल में काम करता है? ये प्रेजेंस में कोफैक्टर क्या है इसका? मैग्नीशियम। तो देखो ध्यान से, पायरुवेट में 3 कार्बन, जो मैं बोल रहा हूं ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3। एसिटाइल कोएंजाइम कितने हैं? एक CO2 बाहर निकल गई, एक पायरुवेट से एक रिएक्शन होती है, ये 2 से कितने बनेंगे? 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 NaDH, 2 CO2। एक NaDH से कितने ATP मिलते हैं? 3। कहां पे मिलेंगे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब नीट में पूछा है EMP ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहां होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ध्यान से भाई, ये सुन लोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है। दूसरा स्टेप था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम में टूट जाता है पायरुवेट, 2 NaDH बनते हैं, 6 ATP इसमें बन गए। अब यहां पे ये पायरुविक एसिड से टूटा था एसिटाइल कोएंजाइम A, यहां तक पढ़ लिया ना आपने? ये याद रख लो, CCIO अल्फा SSFMO, CCIO अल्फा SSFMO। देखो CCIO अल्फा SSFMO। देखो यहां पे थे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन थे? आपने पढ़ा था C4 साइकिल में 4, और इसमें कितने एसिटाइल कोएंजाइम में? 4 और 2 कितने हो गए? यानी फर्स्ट टेबल कंपाउंड क्या बन गया? सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। फर्स्ट टेबल कंपाउंड का नाम होता है सिट्रिक एसिड, इसलिए इस साइकिल का नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या नाम होता है? दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसको ध्यान से सुन लो। फर्स्ट टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में 4 और 2 6 कार्बन मिलके फर्स्ट टेबल कंपाउंड बन गया सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बोल देते हैं इसको। फर्स्ट टेबल कंपाउंड का नाम होता है सिट्रिक एसिड, इसलिए इस साइकिल का नाम हो गया सिट्रिक एसिड साइकिल। हेंस क्रेब ने ढूंढा था, इसका नाम क्या होता है? क्रेब साइकिल। क्या नाम होता है इसका? और ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी कहा था? मैट्रिक्स ऑफ। ग्लाइकोलिसिस कहां थी? साइटोप्लाज्म में।
अब इस सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। 3 क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसलिए इसका नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। क्या नाम होता है इसका? टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों है? फर्स्ट टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड। अब पहले 4 स्टेप देखना, सिट्रेट, सिस एकोनाइटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, इनमें 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? अब ध्यान से देखो, इसका नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम मिलके और क्या बना दिया? सिट्रिक एसिड। इसका नाम होता है कंडेंसेशन। क्या नाम होता है इसका? 2 चीज कंडेंस होगी, मिल गई। दूसरे नंबर पे सिट्रिक एसिड से सिस एकोनाइटेट बना, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला ना, इसका नाम होता है डिहाइड्रेशन। पानी बाहर निकलना क्या होता है? नाम याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिस एकोनाइटेट में एक पानी अंदर आ गया, वापिस जो निकला था दूसरा, उसका जगह क्या हो गया? ये ऐड हो गया। ऐड होते क्या बोलते हैं इसको? अब देखो यहां पे एक NAD था, NADH2 बन गया, यानी एक हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल गया ना, तो क्या बोलेंगे इसको? डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रो। अब 6 कार्बन में से एक CO2 बाहर निकल गई, यानी एक कार्बन बाहर निकल गया। कितने कार्बन बच गए? 5। तो इसमें 5 कार्बन है। इसका नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या बोलते हैं? पानी का ऐड होना, पानी का बाहर निकलना। अब देखो 6 कार्बन में से एक और बाहर निकल गया, कितने कार्बन बच गए? बाकी में 4 होते हैं। यानी पहले 4 में 6 होते हैं, फिर एक एक निकाल दो 2 में से, बाकी में 4 रह गए। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। समझ में आ गया? अब इसमें CO2 भी बाहर निकल रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, और हाइड्रोजन भी बाहर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे? दोनों काम हो रहे ना। अब इसमें से ATP बन रहा है, तो ATP फॉर्मेशन कह दो या फॉस्फोराइलेशन बोल दो। क्या बोल दो? और यहां पे एक FADH2 बन रहा है। जिस तरह एक NADH से 3 ATP मिलते हैं ना, एक FADH2 से 2 ATP मिलते हैं। किससे मिलते हैं? 2 ATP मिलते हैं। तो हाइड्रोजन तो इसमें भी बाहर निकला है, तो डिहाइड्रोजनेशन। इसमें पानी ऐड हुआ है, हाइड्रेशन, और इसमें भी हाइड्रोजन बाहर निकला है, डिहाइड्रोजनेशन, फिर ये कंडेंसेशन। तो सारे स्टेप इसी को याद रखते हुए याद करने हैं। सिस पहले 4 में CCIO अल्फा मैंने बताया था, पहले 4 में 6 कार्बन, फिर 5, फिर 4, और बाकी लास्ट के 4 में 1 2 3 4, लास्ट के 4 में 4। ठीक है ना? CC सिट्रेट, सिस एकोनाइटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, CCIO अल्फा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। फिर सक्सिनल कोएंजाइम A, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रैब साइकिल का दूसरा नाम CAC, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट टेबल कंपाउंड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तीसरा, जिसमें H2O बाहर निकला, डिहाइड्रेशन। पहला स्टेप कंडेंसेशन, जिसमें पानी वापस आया, हाइड्रेशन, जिसमें H बाहर निकला, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है? अब एक बात और ध्यान से देखो आप इसमें, देखिए भाई प्लीज ध्यान से देखें, यहां पे एक NADH बन रहा ना, एक NADH का मतलब कितने ATP हो गए? एक NADH यहां बन रहा है, कितने ATP हो गए? एक ATP डायरेक्ट यहां बन रही है, तो और एक FADH2 बन रहा है, तो 2 ATP यहां हो गए। कितने हो गए? और एक NADH से 3 ATP यहां हो गए। कितने हो गए? देखो 3 और 2 5 और 1 6 और 3 और 3, एक एसिटाइल कोएंजाइम एक बार घूमता है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम कितनी बार घूमेंगे? 2 बार।
एक में 12 एटीपी मिलते हैं, 2 चक्कर में कितने मिल गए? ग्लाइकोलिसिस में कितने थे? इसमें कितने थे और इसमें कितने हो गए? 24। कितने हो गए? ग्लाइकोलिसिस में 8 हो गए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 6 हो गए, और इसमें एक चक्कर में 12, 2 चक्कर में, पता लग गया, 38 एटीपी ऐसे बनते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको मैक्सिमम एटीपी कहां से मिल रहे हैं आपको? एनएडीएच से। कितने एनएडीएच? 2 तो बने थे ग्लाइकोलिसिस में, 2 बन गए यहां पे, और 2 2 4 और 2 6 बन गए क्रेब साइकिल में। 2 एनएडीएच कहां बने थे? ग्लाइकोलिसिस में। 2 कहां बने हैं और 6 कहां बने हैं? कितने हो गए टोटल? इंटू 3, यानी 38 में से 30 एटीपी तो किससे मिले हैं? एनएडीएच से। 30 एटीपी मिले हैं तो एनएडीएच कितने होंगे? 10, क्योंकि एक एनएडीएच से कितने बनते हैं? 3 एटीपी बनते हैं। 2 एनएडीएच कहां से बने? सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में, यानी साइटोप्लाज्म में। बाकी सारे एनएडीएच कहां बने? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 कहां बने? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, और 6 कहां बने? क्रेब साइकिल। और 2 एफएडीएच बनते हैं, और 2 से 4 एटीपी ये मिल गई, यानी 34 एटीपी तो हमारे को एनएडीएच और एफएडीएच यानी कोएंजाइम से ही मिल गए। ठीक है, और बाकी कितने बच गए भाई? 4, वो ग्लाइकोलिसिस में मिले ही थे हमारे को, मतलब 2 खर्च हो गए थे, 2 बन गए थे और 2 यहां बन गए डायरेक्ट। तो 38 एटीपी पता लग गया ना आपको? ये एक एक एटीपी का हिसाब होना चाहिए। कौन कौन सा एंजाइम कहां यूज होता है वो पता होना चाहिए आपको। दूसरा, स्टेप वाइज लिख लिख के देखना इसको 8-10 बार, कौन कौन सा एंजाइम है वो याद करना आपको। अब बताते हैं कि ग्लाइकोली, ये जो क्रेब साइकिल के बाद होता क्या है? ये है भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ध्यान से सुनना भाई इसको। ये तो है देखो, किसका डायग्राम है ये? माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर मेम्ब्रेन फुल्ली परमिबल होती है, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिबल होती है, और अंदर साइड में क्या होते हैं? ये ऑक्सीसोम। ठीक है, अब जो इनर मेम्ब्रेन ना भाई, ये इनर मेम्ब्रेन ध्यान से देख लो, ये वाली मैं इसे डबल दिखा देता हूं। ये इनर मेम्ब्रेन ही दिखा रखी है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। यहां पे इसके बीच में प्रोटीन होते हैं, ये टनल प्रोटीन कहते हैं इसको। और ये जो प्रोटीन है ना, इनके नाम याद रख लो। एफएमएन, क्या नाम है? यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B, C, A3, याद रख लो बस। एफएमएन, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम B, C, A3, BCA। BCA नहीं करते बच्चे, कई बच्चे A3 कितनी बार है? 3 बार है ना, तो याद रख लो BCA3। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम, ठीक है, BCA, क्या? यूबिक्विनोन। देखो ध्यान से, प्लीज सुने ध्यान से एक बार। तो ये जो होता ना, ये ऐसे एक NADH, एक NADH, प्लीज ध्यान से सुनना, 2 प्रोटोन, 2 प्रोटोन और 2 प्रोटोन, यानी 6 प्रोटोन को साइटोसोल, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं होता उसमें छोड़ देता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब देखो ध्यान से, प्रोटोन यहां छोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन यहां के 2, फिर 2 फिर छोड़ दिए, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2 प्रोटोन यहां छोड़ दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। ये 6 इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया?
ऑक्सीजन और वाटर या हाइड्रोजन लेके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। अब देखो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इससे, ये ले लो, ये देखो FMN, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम बी, सी, A3। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा और दिखाता हूं। अब देखो ये ग्लूकोज से क्या बन गया था, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है, यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा और ये घूमेगा एक चक्कर में 12, 2 चक्कर में कितने मिलेंगे, 24। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनिमल में बनेगा लैक्टिक एसिड और प्लांट में पहले बनेगा एसिटाल्डिहाइड और CO2 और फिर एसिटाल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, और शराब बनाने के लिए यदि हमने आज अंगूर वगैरह का, जो वगैरह का पानी ले लिया तो उसके अंदर हमने ईस्ट डाल दिया, ईस्ट। ईस्ट जो फंजाई होती है यूनिसेलुलर, उसके अंदर से दो एंजाइम निकलते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। क्या क्या निकलते हैं, सुक्रोज जो चीनी होती है ना, इन्वर्टेज उसको ग्लूकोज में बदल देता है और जो जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। तो इसलिए जाइमेज के काम को बोलते हैं जाइमोसिस। क्या बोलेंगे, और इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे, जाइमोसिस का दूसरा नाम क्या हो गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है ना, बेकर बोलते हैं इसको। ब्रेड को फुलाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें दो एंजाइम निकलते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। सुक्रोज से ग्लूकोज कौन बनाता है, इन्वर्टेज, और ग्लूकोज से अल्कोहल कौन बनाता है, जाइमेज। और जाइमेज से बनाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, जाइमोसिस। और जाइमोसिस का ही नाम क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे, अब देखो ध्यान से, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, आउटर मेम्ब्रेन, ये कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइड में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑक्सीसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, अब यहां देखो भाई, जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसमें FMN, यूबिक्विनोन, BCAA3। एक कॉमन सा एग्जांपल याद रख लो कि मान लीजिए आपको जाना है रोहतक से, एक स्टेशन दूर हो गया, पहले अस्तलबोर हो गया, फिर खरावड़ हो गया, फिर इस्माइला हो गया, फिर सांपला। आपको सांपला जाना है, स्टेशन कितने आगे बीच में, 3। आपने सोचा भाई मैं ना वहां पे जो भी आवारा डॉग्स वगैरह होते हैं उनके लिए आप खाना लेके जाओगे। आप टोटल 6 रोटी लेके गए, 2 एक पैकिंग में, 2 एक पैकिंग में, 2 एक पैकिंग में। आपने जैसे ही अस्तलबोर स्टेशन आया, आपने 2 रोटी निकाली, बाहर डाल दी, एनवलप अपना पास रख लिया 2 का। फिर आपने खरा उड़ाया, वहां पे भी 2 रोटियां डाल दी, उसके भी दोनों एनवलप अपने पास रख लिए। फिर आपने इस्माइला आया, वहां भी डाल दी। यानी आपने 2 2 2 जगह कितनी डाली ना, कितनी डाली है, 6 डाली है, तो आपके पास 6 पैकिंग होगी ना। समझ में आ गया ना। यदि मैं कहूं अस्तलबोर से निकलते आपके पास कितनी पैकिंग है, 2 है, ठीक है। और मैं कहूं खरावड़ के बाद कितनी पैकिंग है, 4, और इस्माइला के बाद कितनी पैकिंग है, 6। तो इसी तरह एक NADH जो होता ना, देखो ध्यान से, इसको प्रोटॉन फ्लो बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन काम होता है प्रोटॉन को बाहर फेंक देना। कहां बाहर फेंक देना, मैट्रिक्स से साइटोसोल में। किसमें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर वाले फ्लूइड का नाम क्या होता है, मैट्रिक्स। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस का नाम क्या हो गया, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, साइटोसोल। क्या नाम होता है, साइटोसोल। प्रोटॉन फ्लो क्या होता है, प्रोटॉन फ्लो, आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर एक एटॉमिक नंबर, एक मास नंबर, इलेक्ट्रॉन कितना, 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन 0। तो हाइड्रोजन बेसिकली हाइड्रोजन में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब 2 प्रोटॉन यहां फेंक दिए इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए,
अब 2 प्रोटॉन फिर यहां फेंक दिए तो कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां फेंक दिए कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको ऑक्सीजन के साथ मिलके प्रोटॉन तो यहां से आगे बताऊंगा कैसे, और इलेक्ट्रॉन यहां पे आगे क्या बन गया भाई H2 बन गया ना। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन काम क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन काम होता है साइटोसोल रीजन में प्रोटॉन बना देना और मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना। एक ग्रेडियंट बन गया, डिफरेंस बन गया ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो गया यहां पे, बाहर तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो अब क्या होगा प्रोटॉन कहां जाने की कोशिश करेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे, प्रोटॉन कहां जाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही प्रोटॉन अंदर जाने की कोशिश करेंगे, 2 प्रोटॉन जैसे ही इनर मेम्ब्रेन से अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ये गए यहां पे, ठीक है, तो जैसे ही अंदर कोशिश करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये एटीपी एंजाइम क्या होगा यहां पे एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एडीपी और फोस्फेट से मिला के क्या बना दिया इसने, इसको बोलते हैं फोस्फोराइलेशन, क्या बोलेंगे, साइट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन काम क्या होता है, टू डेवलप ए ग्रेडियंट means positive charge means proton in cytosol region and electron in matrix region, उसको ओवरकम करने के लिए फोस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा, जब ये 2 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन डायरेक्ट नहीं जा सकते इसके थ्रू, प्रोटॉन जाएंगे ऑक्सीसोम के थ्रू, ऑक्सीसोम में 3 रीजन होते ना, हेड स्टाक और बेस, तो जैसे ही वो जाएंगे 2 प्रोटॉन तो एडीपी और पीआई से मिलकर क्या बन गया एटीपी, इस प्रोसेस का नाम होता फोस्फोराइलेशन, क्या नाम हो गया, पहला स्टेप क्या था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा था क्रेब साइकिल, यहां से दिमाग का सिस्टम शुरू हो गया, फिर आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर आ गया फोस्फोराइलेशन। अब देखो ये बता रखा है यहां पे, ये रहा एक एनएडीएच, ध्यान से सुनो भाई प्लीज, एक एनएडीएच प्रोटॉन छोड़ता है 3 जगह, 2 2 2, यानी 3 बार तो 2 प्रोटॉन छोड़ दिए बाहर, बच गए क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां बच गए 2 4 हो गए 6 हो गए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां कितने हो गए 4, और यहां कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन यहां अंदर चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर तो हो गया नेगेटिव चार्ज और बाहर क्या हो गया, किसकी वजह से हुआ ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक चेन नहीं होती पूरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फैली होती है ये, जैसे ही ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तो हाइड्रोजन टूट जाएगा किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, हाइड्रोजन तो कहां चले जाएंगे साइटोसोल रीजन में, और इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे, मतलब प्रोटॉन तो चले जाएंगे साइटोसोल रीजन में और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको डिफरेंसेस को दूर करने के लिए एक फ्लो बन जाता है, एक ताकत बन जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन फ्लो, क्या बोलेंगे, जब 2 प्रोटॉन अंदर जाते हैं इनर मेम्ब्रेन इसके लिए परमिएबल नहीं है, तो वो जाएंगे किसके ऑक्सीसोम के थ्रू, तो जैसे ही अंदर जाएंगे तो एडीपी और फोस्फेट मिला के क्या बना देंगे एटीपी, इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया फोस्फोराइलेशन, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हर जगह फैला हुआ होता है, इसका मेन काम क्या होता है, एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाना, कि प्रोटॉन तो बाहर फेंक देना साइटोसोल रीजन में, और मैट्रिक्स में क्या फैल जाना इलेक्ट्रॉन, जब ये प्रोटॉन अंदर आने की कोशिश करते हैं तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू ना आते, इनर मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, वो ऑक्सीसोम के थ्रू जाएंगे, इसलिए ऑक्सीसोम क्या काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है, एटीपी बनाने का काम करता है, इस प्रोसेस का नाम होता है फोस्फोराइलेशन, एनर्जी करेंसी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक और बताऊंगा आपको मैं, शटल सिस्टम और बताता हूं छोटा सा, ये आपकी बुक में नहीं होगा पर वैसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है ये, देखिए होता क्या है भाई,
चलो बताता हूं आपको मैं। देखिए शटल सिस्टम में होगा क्या, ये है ये इनर मेम्ब्रेन अंदर फ्लूइड में क्यों होती है ऐसे, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि इसमें ज्यादा ऑक्सीजन में आ सके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, कहीं ऑक्सीसोम है, कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, कहीं ऑक्सीसोम है, ऐसे मिक्स होता है पूरी मेम्ब्रेन के अंदर। अब क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है बाहर साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड से इनकी जानकारी पहले ही होती है, यानी फुल्ली परमिएबल होते हैं आउटर मेम्ब्रेन भी और इनर मेम्ब्रेन भी। ये पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें 3 कार्बन, इसमें कितने हो गए, और कितने मॉलिक्यूल होते हैं ये 2। इसलिए कितनी बार घूमता है ये 2 बार, और 2 बार घूमेगा, 1 बार घूमेगा तो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे 24। इसमें 6 और इसमें 8, यही था ना। इसका नाम क्या था, EMP। साथ में इसमें क्या था, 2 तो ATP डायरेक्ट मिली थी और 2 NADH मिले थे। 2 क्या मिले थे, ये NADH ATP कब देंगे, जब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे। कब देंगे, तो बात सुनो भाई, मसल सेल के अंदर यहां जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऐसे दिखा देता हूं थोड़ा सा, और अच्छी तरह हो जाएगा आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता ये 2 रास्ते होते हैं इसको अंदर आने के लिए, NADH के अंदर आने के लिए। रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2। एक रास्ता तो होता है मोर एफिशिएंट शटल सिस्टम। क्या नाम होता है, यानी इसमें कोई खर्चा नहीं आता, NADH भी डायरेक्ट आ सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। पर ह्यूमन मसल सेल के अंदर मोर एफिशिएंट शटल सिस्टम काम नहीं करता। इसमें काम करता है लेस एफिशिएंट शटल सिस्टम, यानी शटल सिस्टम 2, यानी गेट नंबर 2। जब गेट नंबर 2 से जाएगा ना NADH, तो एक NADH जब अंदर जाता है तो एक ATP खर्च हो जाती है। जब 2 NADH अंदर आएंगे तो कितने ATP खर्च हो जाएंगी, उस केस में 38 की जगह कितने ATP बनेंगे, 36 बनेंगे। ये डिफरेंस मैं बता रहा था आपको। यानी ह्यूमन की मसल सेल के अंदर मोर एफिशिएंट शटल सिस्टम की जगह NADH कौन से रास्ते से आ जाता है, लेस एफिशिएंट शटल सिस्टम के थ्रू आ जाता है, जिसमें एक NADH जब अंदर आता है तो एक ATP खर्च होती है। 2 अंदर आएंगे तो कितने खर्च हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे। उस केस में 38 की जगह कितने ATP मिलेंगे आपको, 36। क्लियर समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो बार बार नीट में आते हैं वो वाले। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3। एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2। एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए कितने पायरुविक एसिड चाहिए, 1, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना, प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक CO2 भी बाहर निकलती है। ठीक है, याद करने का देखो इसमें भी क्या तरीका होता है। FMN पहले एक छोड़ दो, NADH से एक छोड़ दो, छोड़ दिया एक, ये देखो ध्यान से, एक ATP बन गई, ये छोड़ दिया, एक ATP बन गई यहां पर, फिर एक छोड़ दिया, फिर ATP बन गई, फिर एक छोड़ दिया, फिर ATP बन गई। क्यों बनी है, क्योंकि 2 प्रोटॉन जब अंदर जाते हैं तो ADP और PI से मिला क्या बन गया, ATP। तो 2 यहां छोड़े थे, 2 यहां छोड़े थे, 2 यहां छोड़े थे, तो कितने ATP बन गया NADH से, 3। और FADH2 से, अब FADH2 चढ़ता ही स्थलबोर से है, तो सांपला तक कितने डालेगा वो, 2 जगह डालेगा ना, खरावट में डालेगा और किस में डालेगा, इस्माइला में डालेगा। तो टोटल कितने बनेंगे, 2। इसलिए एक FADH2 से 2 ATP मिलते हैं और एक NADH से कितने मिलते हैं, 3। तो ये बताया मैंने आपको। देखो ये रे,
जब दो अंदर जाएंगे तो एक एटीपी, दूसरी एटीपी, तीसरी एटीपी, और FADH2 से दो ही बार जाएंगे, इसलिए एक FADH2 से दो एटीपी मिलती है। और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर, देखो ध्यान से। एक ना लोहमैन था, ये रहा, एटीपी वाज डिस्कवर्ड बाय लोहमैन, आयरन मैन नहीं है, लोहमैन। और लिपमैन ने एटीपी साइकिल दी थी भाई। इसमें बताया था एडिनाइन ग्रुप होता है इसके अंदर, राइबोज होता है, और 3 फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। 3 क्या होते हैं? जब पहला बॉन्ड टूटता है ना तो 6.5 किलो कैलोरी, उल्टा सुल्टा लिख दिया ये, पहला बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना, तो 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। दूसरा बॉन्ड जब टूटता है तो 8.5 निकलती है एनर्जी। पहले इसको हम 7.3 माना करते, तो ये जब बॉन्ड टूटते हैं ना तब एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी से जब एडीपी बनेगी और फॉस्फेट, एनर्जी रिलीज होगी। एएमपी और फॉस्फेट बनेगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने बताया था आपको, पायरुवेट से बनेगा एस्टल्डिहाइड, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में काम करता है। और एस्टल्डिहाइड से बनेगा अल्कोहल, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के नाम जरूर याद रखने हैं। और ये देखो, जो बीज होते हैं ना, इसके अंदर 2 जनरेशन होती है, एक तो वो जिस पौधे में वो लगा है वो जनरेशन, एक बीज से नया पौधा बनेगा ना, वो नेक्स्ट जनरेशन। बीज एक ऐसी लिविंग एंटिटी होती है जो एनारोबिक भी रेस्पिरेशन करता है और एरोबिक भी करता है। कुछ नहीं है, हमने टेस्ट ट्यूब में बीज लिए और मरकरी डाल दी और मरकरी को उल्टा कर दिया, जैसे ही किया कहीं से कोई गैस नहीं आ रही, फिर भी ऊपर थोड़े दिन बाद देखेंगे ना इसमें गैस बन जाएगी। यानी बिना ऑक्सीजन के भी ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना। यानी ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि जो सीड्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दूसरा ये था, ये टेस्ट फिट कर दिया, यहां पे KOH डाल दिया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वैक्यूम बनेगा। वैक्यूम बनेगा तो ये ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगा, और जो दूसरे बीकर में जो डाई डाल रखी है, पानी डाल रखा है, वो पाइप में ऊपर चढ़ने लग जाएगा। तो ये शो करता है कि ये सांस ले रहे हैं, दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। यानी दोनों एक्सपेरिमेंट है ये जो ये दिखा रहे हैं बीज एनोरोबिक भी रेस्पिरेशन करते हैं और एरोबिक भी रेस्पिरेशन करते हैं। इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, एक बार आपको पढ़ना है, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी, एक पायरुविक एसिड से 15 एटीपी, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12। यदि 10 एसिटाइल कोएंजाइम ले लूं 120, क्योंकि नोट कर लो ना, एक ग्लूकोज से 38, एक पायरुविक एसिड से कितने होंगे, 12 और 3 15, और एक एसिटाइल कोएंजाइम से, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12, ठीक है। और एक ये दिखा रखा है, ये तो हमने बता दिया मेनली कार्बोहाइड्रेट से। इसके अंदर देखो ये रहा, प्रोटीन से एस्पिरेट वो स्टेप पे आके मिल जाता है, फैट से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये वो दोनों स्टेप में आके मिल जाते हैं। होता बेसिकली यही है पूरा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और आपको रिपीट